राजनगर नाम का एक शहर था। उस शहर में बहुत ज्यादा आबादी थी। चारों तरफ भीड़ भाड़, ट्रैफिक और शोर शराबा था। बहुत ज्यादा आबादी होने की वजह से उस शहर में कूड़ा भी बहुत ज्यादा निकलता था, लेकिन उस कूड़े को सही तरीके से निपटारा न करके एक जगह पर फेंक दिया जाता था। ये बढ़िया है। अपने शहर में कूड़ा घर पास में ही है। कूड़ा फेंकने बाहर नहीं जाना पड़ता। कुछ ही दिनों में वहां पर कूड़े का ढेर बढ़ने लगा और धीरे धीरे वहां बहुत ऊंचा कूड़े का ढेर लग गया, बिल्कुल किसी पहाड़ की तरह। उसी कूड़े के ढेर पर बहुत से गरीब लोग कूड़ा बीनने जाते थे, जिससे उन गरीबों का घर चलता था। एक दिन सूरज नाम का आदमी वहां कूड़ा बिन रहा होता है। तभी उसे वहां कुछ पड़ा हुआ दिखता है। वो काफी चमक रहा होता है। वह एक सोने की ईंट जैसा दिख रहा होता है। अरे 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 वाह, ये क्या पड़ा हुआ है? लगता है गलती से किसी ने इसे कूड़े में डाल दिया है। इसे उठा लेता हूँ। बाजार में इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे और मैं आज ढंग का खाना खा लूंगा। ऐसा सोचकर सूरज उसे उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो उस चमकती चीज को उठाता है, वहीं बम की तरह फट जाता है और सूरज की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन उसका कोई भी आगे पीछे न होने के कारण उसकी लाश को वहीं पड़े रहने दिया जाता है। चील और कौवे उसकी लाश को खा जाते हैं। इधर मरने के बाद सूरज एक भूत बन जाता है। इन लोगों की लापरवाही की वजह से मेरी जान गई है। मैं इस शहर को बर्बाद कर दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सारा पैसा लूट लूंगा। एक रात सोहन और सुहेल नाम के दोस्त उसी कूड़े के पहाड़ पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे भैया, ये गरीबी भी का चीज बनाई है भगवान ने। मैं तो कहता हूँ आदमी को कुत्ता बनाए भगवान, लेकिन गरीब ना बनाए। सही बात बोल रहे हो सोहन भैया। देखो ना, सूरज कैसे मर गया। किसी ने उसकी लाश का क्रियाकर्म तक नहीं किया। बेचारे की लाश को चील कौवे ही खा गए। वाह रे जिंदगी, मौत भी मिली तो कुत्ते जैसी। तभी वहाँ सूरज का भूत आ जाता है। लगता है हम दोनों मेरी ही बातें कर रहे। मौत तो मुझे जरूर मिल गई, लेकिन शांति नहीं। मेरी मौत इसी कूड़े के कारण हुई है। मैं अब इस शहर को और यहाँ के लोगों को भी कूड़ेदान और कूड़ा बना दूंगा। अरे यार, ये कूड़ा भी ना समस्या ही है। रोज रोज कूड़ा डालो। तभी वहाँ सूरज का भूत आ जाता है। आज मैं तुझे तेरी जिंदगी की समस्या से आजाद करा दूंगा। कौन कौन हो भाई तुम? और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम ही क्या, जो भी इस शहर में कूड़ा फेंक रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं, उन सब ने मेरी जान ली है और मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगता है कि मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इससे पहले ये मारे, मैं भाग लेता हूँ। हाँ, भाग ले बेटा, भाग ले, भाग ले। ऐसा कहकर वो आदमी भागने लगता है, लेकिन सूरज का भूत उस आदमी को पकड़कर मार डालता है और कूड़े के ढेर को उठाकर शहर की गलियों में फैला देता है। अगले दिन जब लोग सोकर उठते हैं तो चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला देख, अरे बाप रे, ये चारों तरफ कूड़ा कैसे फैल गया? कौन डाल गया इतना कूड़ा चारों तरफ? बाप रे, कितनी बदबू आ रही है, छी। लेकिन तभी वहाँ सूरज का भूत आ जाता है। उसका शरीर पहले से बहुत बड़ा और भयंकर बन गया होता है। लोग उसके सामने चींटी की तरह दिख रहे होते हैं।
शहर वालों, ये तो अभी तुम लोगों को सिर्फ बताने के लिए था। ये शहर खाली कर दो, मैं इस शहर में रहूंगा। मुझे तुम्हारा सारा रुपया, पैसा और सोना चाहिए। और हाँ, कोई भी कूड़ा बाहर नहीं फेंकेगा। तुम लोगों ने वैसे भी बहुत गंदा कर दिया है सारा वातावरण। कुछ तुम लोग भी इस गंदगी का स्वाद लो। डर के मारे सारे लोग घर के अंदर चले जाते हैं और घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। अरे राहुल, अब हम क्या करेंगे? अगर ये भूत सही कह रहा है तो ये हम सबको मार डालेगा। उधर भूत की धमकी के बाद सारे शहर वाले काफी डर जाते हैं और बाहर कूड़ा फेंकना बंद कर देते हैं। लेकिन कूड़ा न फेंकने की वजह से उनके खुद के घरों में कूड़े का ढेर लग जाता है। ये सोचकर सारे शहर वाले एक जगह जमा होते हैं और अरे भाई लोग, ये कूड़ा तो अब समस्या बनता जा रहा है। हम लोगों के घरों में भी कूड़े का ढेर लग गया है। घरों में इतनी बदबू आ रही है कि सहन नहीं होती। ऐसा ही रहा तो हम भूत के हाथों मरे या ना मरे, लेकिन गंदगी से जरूर मर जाएंगे। बात तो तुम सही बोल रहे हो राहुल भाई, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? उस भूत ने धमकी दी है कि अगर कूड़ा बाहर डाला तो वो हमें जान से मार डालेगा। और वो कितना विशाल और शक्तिशाली है ये हम लोगों ने देख ही लिया है। मरोगे मरोगे, सब शहर वाले मरोगे। तुम लोगों ने मिलकर प्रकृति को मारा है, अब प्रकृति की बारी है। फैलाओ और कूड़ा फैलाओ, अब उसी कूड़े में तुम सब लोग भी मिल जाओगे। सभी लोग उसकी बात सुनकर उसे रोक लेते हैं। अरे बाबा, तुम ये क्या बोले जा रहे हो? हमने क्या किया है और भला प्रकृति हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगी? हमने तो कुछ नहीं किया। आप ये पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हैं? लगता है पागल मैं नहीं तुम हो। कुछ नहीं किया, तुम लोगों ने मिलकर पूरे शहर को कूड़े का ढेर बना दिया। इतना बड़ा ढेर बन गया जैसे एवरेस्ट। इतना पॉल्यूशन कर दिया है धरती पर कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। तुम लोगों ने अपने स्वार्थ में कुछ भी नहीं छोड़ा। नदी, नाले, पर्वत, मैदान सब कुछ खत्म करते जा रहे हो। होना ही था। बाबा, हमें आपकी बात समझ आ गई। सब हम लोगों की ही गलती है, लेकिन आपको इन सब चीजों के बारे में इतना कैसे पता? क्योंकि मैं कोई पागल नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट हूँ, और वैसे भी इस दुनिया में हर जीनियस को पागल ही समझा जाता है। वो एक कूड़ा बीनने वाले लड़के का भूत है, जिसकी मौत कूड़ा बीनने के दौरान हो गई थी। वो ही अपनी मौत का बदला तुम सब लोगों से ले रहा है। वो पूरे शहर पर कब्जा करना चाह रहा है। तो बाबा, इसका तोड़ क्या है? उसे हम कैसे रोक सकते हैं? जैसा मैंने कहा कि उसकी ताकत पॉल्यूशन और गंदगी है। जितना तुम लोग फैलाओगे वो उतना शक्तिशाली हो जाएगा। बस अब तुम लोग एक काम करो, गंदगी मत फैलाओ और कुछ दिन के लिए शहर को बिल्कुल बंद कर लो, वो और शक्तिशाली ना हो। उसके बाद पूरा शहर एकदम शांत हो जाता है। शहर में लॉकडाउन लग जाता है। अरे ये क्या हुआ? पूरा शहर शांत पड़ा हुआ है। लगता है सारे डर के मारे भाग गए हैं। चलो अच्छा है, मुझे अपने हाथ नहीं गंदे करने पड़ेंगे। एक घर में जाके देखता हूँ। भूत मुन्ना के घर में घुस जाता है। वहाँ मुन्ना और उसका परिवार बैठा होता है। तो तुम लोग यहाँ छिपे बैठे हो? अरे तुम सारे शहर वालों को ये शहर छोड़ने को बोला था, लेकिन तुम लोग नहीं माने। लगता है तेरी मौत के बाद शहर वाले समझेंगे। ऐसा कहकर भूत मुन्ना को उठा लेता है और बाहर एक चौक पर लेकर चला जाता है। वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं।
शहर वालों, मैंने तुम्हें कहा था ना कि शहर को खाली कर दो, लेकिन तुम लोग नहीं। इसकी सजा तुम्हारे इस आदमी को मिलेगी। हाँ, इसे मरना होगा। और उसके बाद तुम सबको। ऐसा कहकर भूत मुन्ना की गर्दन तोड़ देता है, जिससे कि मुन्ना की मौत हो जाती है। उसके बाद वो बाकी लोगों की तरफ मुड़ता है। तभी वहाँ वही पागल साइंटिस्ट आ जाता है। उसके हाथ में हनुमान जी की एक मूर्ति होती है। अरे दोस्त, ये क्या उठा लाया? हटाओ इसे मेरे सामने से, नहीं तो मार डालूंगा तुम सबको अभी के अभी। हनुमान जी के रहते तू मुझे छू भी नहीं सकता। तेरे जैसे कई दुष्टों को ठीक किया है इन्होंने, और तेरा भी उद्धार यही करेंगे। ऐसा कहकर साइंटिस्ट मूर्ति को भूत के शरीर से लगा देता है। मूर्ति को छूते ही भूत तड़पने लगता है और जलने लगता है। अरे मर गया रे, ये क्या किया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बताओ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा, क्योंकि तुम शहर के लोग गंदगी फैलाओगे और मुझे ताकत दोगे। थोड़ी ही देर में भूत पूरा जल जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अरे वाह बाबा, आपको कैसे पता कि ये इस तरीके से मरेगा? बेटा, जहाँ साइंस फेल हो जाती है वहाँ सिर्फ भगवान ही काम आते हैं। एक गांव में राजू नाम का लड़का कोमल नाम की लड़की से शादी कर लेता है और उसकी एक बेटी होती है, पर उसके माँ बाबा को वो लड़की पसंद नहीं होती। अजी, ये हमारा बेटा तो माना ही नहीं, ले आया इस गरीब को, न दहेज आया न कुछ। कोमल सभी का बहुत ही ध्यान रखती है, यहाँ तक कि उनके कुत्ते टॉमी का भी। अगली सुबह राजू को शहर जाना पड़ता है। पीछे से मोहना और मोटा राम कोमल को मारकर घर के आंगन में दफना देते हैं। लो मोहना डार्लिंग, तुम्हारा काम तो हो गया। तभी राजू की बेटी जोर जोर से रोने लगती है। लो, माँ से जान छूटी नहीं कि ये रोने लगी। अब मोना और मोटा राम उसे भी घर के आंगन में ही जमीन पर लिटा देते हैं, जहाँ कोमल दफन होती है, और सोने चले जाते हैं। गुड़िया के रोने की आवाज से कोमल की लाश तड़पने लगती है और चुड़ैल बनकर जमीन से बाहर आ जाती है। नहीं, मेरी गुड़िया मत रो, मत रो, चुप हो जा बेटा, मैं यही हूँ तेरे पास। लेकिन चुड़ैल जैसे ही गुड़िया को उठाने लगती है, वो उसे उठा नहीं पाती। अब मैं क्या करूँ? इसे भूख लगी है और माँ इसे यहाँ तड़पने को छोड़ गई। फिर वो घर के अंदर जाकर देखती है। क्यों मोहना डार्लिंग, मजा आया पीकर? तुम तो आज बहुत खुश होगी, बलाटली। ये सब देखकर कोमल को बहुत गुस्सा आता है, पर वो जैसे ही उन्हें मारने जाती है, वो मार नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बच्ची बाहर कितनी देर से रो रही है। खा पी कर दोनों सो जाते हैं। कोमल बाहर जाती है, टॉमी उसे देख लेता है। टॉमी, चलो जल्दी मेरे साथ चलो, भूख के मारे गुड़िया रो रही है, उसे उठाओ। टॉमी चुड़ैल के साथ जाता है और गुड़िया को कपड़ों से उठाकर घर में बिस्तर पर लिटा देता है। और दूध की बोतल को मुंह में पकड़कर गुड़िया को पिलाने लगता है। गुड़िया चुप हो जाती है और सो जाती है। टॉमी, तुम बहुत अच्छे हो,
ये इंसान तो तुम जानवरों से भी बदतर है। फिर अगली सुबह, अरे ये मनहूस गुड़िया अंदर कैसे आ गई? खैर जाने दो डार्लिंग, बस अब मोना आ जाए जल्दी से। राजू को भी बुला लिया है और मैंने कह दिया है कि कोमल चोरी करके घर से भाग गई। चुड़ैल उनकी ये सब बातें सुन रही होती है। हाँ, ठीक किया तुमने। अब मोना ही हमारी बहू बनेगी अब। गुड़िया भूख से फिर रोने लगती है, लेकिन मोहना उसे दूध नहीं देती। और वो घूमने निकल जाते हैं। टॉमी उन पर भौंकने लगता है। फिर वो चले जाते हैं और गुड़िया का रो रो कर बुरा हाल होता है। अरे बेशर्म लोगों, मेरी बेटी यहाँ रो रही है, तुम्हें घूमने की पड़ी है। टॉमी अब क्या करें? तभी टॉमी दूध की बोतल को देखता है तो वो खाली होती है। माता रानी तू ही कुछ कर, मैंने सारी जिंदगी तेरी पूजा की है, तू कुछ कर माँ, मुझे शक्ति दे, तू भी तो एक माँ है। तभी चुड़ैल के शरीर से प्रकाश निकलता है और वो गुड़िया को छू पाती है। माँ तेरा बहुत बहुत धन्यवाद माँ। वो गुड़िया को उठा लेती है और अपना दूध पिलाने लगती है। रात हो जाती है और मोहना और मोटा राम वापस आते हैं। अरे ये क्या? भूत! अरे मर गए रे। गुड़िया चुड़ैल के हाथों में होती है, पर उन दोनों को चुड़ैल नहीं दिखती। अरे मर गई रे, ये बच्ची हवा में कैसे उड़ रही है? अजी लगता है इसको किसी ने गोद में उठा रखा है, लेकिन किसने? वो दोनों डर के मारे घर से बाहर भागने लगते हैं। आई मम्मी बचा लो, अरे मर गया रे, भागो रे। जैसे ही वो दोनों घर से बाहर भागते हैं, उन्हें रास्ते में राजू मिल जाता है। अरे माँ बाबा क्या हुआ? अरे बेटा घर पे भूत है। लेकिन जैसे ही वो सब घर पर जाते हैं, वहां कोई नहीं होता और गुड़िया भी आराम से बिस्तर पर खेल रही होती है और कोमल गुड़िया के पास खड़ी होती है, पर किसी को दिखाई नहीं देती। माँ यहाँ तो कोई नहीं है, और मुझे ये बताओ कि कोमल कहाँ गई? पता नहीं बेटा। फिर सब सोने चले जाते हैं, पर राजू को नींद नहीं आती और घर के बाहर चला जाता है। कोमल, कोमल तुम कहाँ हो? अगले दिन सुबह मोना शहर से वहां आ जाती है और मोहना राजू को मोना से शादी करने को कहती है, पर राजू मना कर देता है। अरे छोड़ो कोमल को। राजू बेटा, वो कमबख्त अब नहीं आने वाली। तुम्हारी माँ के जेवर भी गायब हैं। इसका मतलब नहीं समझते? राजू कुछ नहीं कहता और चला जाता है। फिर आधी रात होते ही राजू अपने दोस्त के घर जाता है और कोमल को ढूंढने को कहता है। राजू के घर पे ना होने का फायदा उठाकर मोहना, मोटा राम और मोना तीनों मिलकर गुड़िया को मारने की तरकीब बनाते हैं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अरे इस कांटे को तो रास्ते से हटा दो, मैं नहीं पाल सकती बच्चा, वो भी किसी और का। तुम चिंता मत करो, इसे भी मार कर इसकी माँ के पास दफना देते हैं, चलो। कोमल को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो गुड़िया को मोहना के हाथों से छीन लेती है। तू मारेगी मेरी बेटी को? तू हाथ लगा के दिखा, मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। उनकी चिल्लाने की आवाजें सुनकर सब गांव वाले वहां जमा हो जाते हैं और चुड़ैल मोहना को भी गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देती है। तभी राजू भी वहां आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? माँ तुम और गुड़िया हवा में कैसे हो? नहीं बेटा मुझे बचा ले, कोई भूत है। कोमल गुस्से में मोहना को जोर से पटक कर मार देती है। टॉमी अब तुम ही मेरी मदद करो, मुझे ये शक्ति कुछ ही दिन के लिए मिली है। राजू को सच तक ले जाना होगा। टॉमी राजू के कपड़े खींचकर उसे उसी जगह ले जाता है जहां कोमल की लाश दबी होती है। अरे टॉमी,
मुझे यहाँ क्यों ले आई? मुझे गुड़िया को बचाना है। गुड़िया हवा में कैसे उड़ रही है देखो। और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? टॉमी जमीन खोदने लगता है। और उसमें से कोमल की लाश निकलती है, जिसे देखकर राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नहीं कोमल, नहीं, ये किसने किया? तभी चुड़ैल मोटाराम को भी गर्दन से उठा लेती है। अरे मर गया रे। कोमल मुझे माफ कर दे। मुझे पता है ये तू ही है बेटी। राजू, कोमल को बोल हमें छोड़ दे। मैं सब कबूल करता हूँ। हमने तुम्हारी कोमल को मारा है। ये कोमल ही है जो हमसे बदला लेने आई है। क्या कोमल तुम यहाँ हो? मेरे सामने आओ कोमल। हे माता रानी, अब एक आखिरी बार मुझे शक्ति दे कि मैं अपने पति से बात कर सकूं, बस एक बार। कोमल के ऐसा कहते ही रोशनी सी होती है और कोमल चुड़ैल रूप में सबके सामने आ जाती है और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मोना चुपके से वहां से भाग जाती है। राजू, बाबा ठीक कह रहे हैं, इन्होंने ही मुझे मारा है। अब ये लो मेरी बेटी का ध्यान रखना और अपना भी। अब मैं शांति से मुक्त हो सकती हूँ। पुलिस आकर मोटाराम को ले जाती है। चुड़ैल गुड़िया को राजू की गोद में दे देती है। कोमल, ये सब क्या हो गया? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? चुड़ैल राजू और अपनी बेटी को गले से लगाती है और फिर गायब हो जाती है। बिजनेसमैन रवि प्रकाश सिंह मुंबई में अपनी पत्नी नेहा और बच्चों दीपिका और आयुष के साथ रहता था। रवि काफी दिनों से एक जिम खोलने की सोच रहा था। एक दिन रवि का एक दोस्त अरुण रवि को बताता है कि उसने कोल्हापुर जाने वाले रोड पर एक पुराना बंद पड़ा जिम देखा है। नया जिम खोलोगे तो बहुत खर्चा आएगा। वो पुराना जिम शहर से थोड़ा दूर शांत जगह पर है, लेकिन हो सकता है लोग शांति के कारण ही वहां जाना पसंद करें। ठीक है, संडे को हम दोनों उस जिम को देखने चलेंगे। नहीं, मैं संडे को फ्री नहीं हूँ, तुम अकेले जाकर ही देख लेना। एक चौकीदार वहां रहता है, वो तुम्हें सारी जानकारी दे देगा। रवि संडे को अकेले ही कोल्हापुर जाने वाले रोड पर जिम देखने पहुंचता है। ऐसा सुनसान इलाका देखकर रवि को घबराहट होने लगती है। रवि प्रकाश साहब, आप ही हैं? हाँ, नहीं हूँ। रवि पीछे मुड़कर देखता है तो बॉडी बिल्डर गायब हो चुका था। क्या यहाँ कोई एक्सरसाइज करने आता है? नहीं साहब, ये जिम पिछले 15 साल से बंद पड़ा है। आइए, मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। रवि चौकीदार के साथ अंदर जाता है। अंदर उसी बॉडी बिल्डर की मूर्ति लगी थी, जिसे रवि ने अभी कुछ देर पहले बाहर देखा था। ये किसका स्टैचू है? ये बॉडी बिल्डर मोहित खन्ना है। ये जिम इन्होंने ही बनवाई थी और इन्हीं के अंडर में चला करती थी। क्या अब ये दुनिया में नहीं है? नहीं, 15 साल पहले बॉडी बिल्डिंग का एक कंपटीशन था, जिसमें इनके किसी प्रतिद्वंदी ने इनके खाने में जहर मिलाकर इन्हें मार दिया था। तब से ये जिम बंद पड़ी है। पहले तो रवि जिम खरीदने के लिए मना करता है, लेकिन चौकीदार बताता है कि उसे ये जिम मात्र 10 लाख में मिल सकती है। रवि सोचता है, इतने कम पैसों में इतनी बड़ी जगह? ये जगह है तो थोड़ी डरावनी, लेकिन मुझे तो यहाँ आना नहीं है। जिम की पब्लिसिटी कर दूंगा और एक मैनेजर रखवा दूंगा।
फिर वही सब कुछ संभालेगा। रवि वो जिम खरीद लेता है और उसकी सफाई वगैरह कराकर आसपास के एरिया में नए जिम खुल जाने के पोस्टर भी लगवा देता है। पापा, मैं भी जिम जाऊंगा। मेरे सारे दोस्त जिम जाते हैं। पापा, मैं भी जिम जाऊंगी। मुझे भी अपना फिगर मेंटेन करना है। नहीं, कोई वहाँ नहीं जाएगा। रवि ऑफिस चला जाता है। दोनों बच्चे उदास होकर बैठ जाते हैं। बच्चों, उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों जिम चले जाओ, लेकिन पापा के लौटने से पहले घर वापस आ जाना। थैंक यू मम्मी। ये जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। अब चलो वापस घर चलते हैं। तुझे जाना है तो जा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? क्या हुआ तुम दोनों को? वो बॉडी बिल्डर। हमारे पापा ने ये जिम खरीदा है। हम यहाँ एक्सरसाइज करने आए थे। अच्छा, मैं समझ गया। चलो, मैं तुम्हें जिम के अंदर ले चलता हूँ। आयुष और दीपिका अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जिम के अंदर बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करने में लगे हुए हैं। ये देखकर उनका डर गायब हो जाता है। चलो, हम भी एक्सरसाइज करते हैं। दोनों डंबल उठाकर एक्सरसाइज करने लगे। चौकीदार अंकल, बचाओ! मम्मी, पापा, कोई तो हमारी मदद करो। उधर रवि घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से पूछता है, दीपिका और आयुष कहाँ हैं? वे दोनों जिम गए हैं। अरे तुम पागल हो क्या? तुमने उन्हें बाहर क्यों भेज दिया? रवि तुरंत तेजी से कार चलाता हुआ जिम पहुंचता है। जिम के अंदर आयुष और दीपिका बेहोश पड़े थे। रवि उन दोनों को कार में डालता है और घर लेकर आता है। आयुष और दीपिका को होश तो आ गया था, लेकिन उन्हें सदमा पहुंचा था। वे डर के कारण कुछ नहीं बोल पा रहे थे। लगता है मुझे ही जिम जाकर चौकीदार से पूछताछ करनी पड़ेगी। रवि उसी समय कार लेकर जिम जाता है, लेकिन चौकीदार वहाँ नहीं था। छह महीने बीत चुके हैं। रवि का कुछ पता नहीं लगा। पुलिस भी कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। लोग बातें करते हैं कि रवि को मोहित खन्ना का भूत खींच कर ले गया। अर्पित और स्नेहा 12th के एग्जाम देने के बाद ऊटी में अपने नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने जाते हैं। अरे बच्चों, इस बार तुम दोनों अकेले ही दिल्ली से यहाँ आ गए? हाँ नानी, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। अर्पित की नानी का घर बिल्कुल सुनसान जगह पर था। सामने सड़क और पीछे घना जंगल। दिल्ली में तो बहुत भीड़ भाड़ और शोर शराबा रहता है। यहाँ कितनी शांति है। नाना जी, मैं जंगल घूम कर आती हूँ। स्नेहा अकेले ही जंगल में घूमने चली जाती है। स्नेहा को एक पेड़ के पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। स्नेहा डर जाती है और भागती हुई घर पहुंचती है। क्या हुआ बेटी? इतनी घबराई हुई क्यों हो? नाना जी, वो जंगल में पेड़ के पीछे कोई रो रहा है। स्नेहा के नाना स्नेहा के साथ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। यहाँ तो कोई नहीं है बेटा, तुम्हें जरूर कोई वहम हो गया होगा। नहीं नाना जी, वो इसी पेड़ के पीछे बैठी रो रही थी। स्नेहा के नाना स्नेहा की बात पर ध्यान नहीं देते। चलो, घर चलकर कोई
अच्छी सी मूवी देखते हैं। उस रात जब अर्पित और स्नेहा अपने रूम में सो रहे थे तो उनके कानों में फिर किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। ये आवाज जंगल से आ रही है। हमें नाना नानी को जगाना चाहिए। नहीं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। अर्पित और स्नेहा आवाज का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचते हैं। पेड़ के पीछे एक लड़की बैठी रो रही थी। वो दुल्हन की तरह सजी हुई है। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ है। जंगल में अकेली लड़की को बैठा देख स्नेहा और अर्पित का गला सूख जाता है। तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? आज मेरी बारात आने वाली है, वो अभी तक नहीं आए हैं। क्या तुम दोनों जाकर रोड पर देखोगे कि बारात कहाँ तक पहुँच चुकी है? लेकिन अभी तो शादियों का मौसम भी नहीं है। क्या कहा तूने? अर्पित और स्नेहा दुल्हन का भयानक चेहरा देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। रात के अंधेरे में दोनों जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा। चारों तरफ से उन्हें लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। हमें दौड़ते रहना चाहिए। भागते भागते सुनसान सड़क पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि सड़क पर किसी की बारात आ रही है। बैंड बाजे बज रहे हैं। अर्पित और स्नेहा चीखते हुए अपने नानी के घर की तरफ दौड़ते हैं। उनके नाना नानी घर के बाहर ही खड़े थे। बच्चों, तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। हम लोगों ने भूतों की बारात देखी, वो इसी तरफ आ रही है। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? चलो घर में और रात में बाहर मत आना। मैं तुम्हारा कल ही दिल्ली वापस जाने का रिजर्वेशन कराता हूँ। स्नेहा और अर्पित अपने नाना की नाराजगी देखकर चौंक जाते हैं। जरूर कोई गड़बड़ है। नाना इस तरह तो कभी नाराज नहीं होते थे। जंगल वाली वो लड़की ही हमें कुछ बता सकती है। उस रात अर्पित और स्नेहा सोते नहीं हैं। रात के 1 बजे उन्हें जंगल से रोने की आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत जंगल में जाते हैं। तुम कौन हो? हमसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मौसी? यानी हमारी मम्मी की एक बहन भी थी? हाँ, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। मेरे पेट में उसका बच्चा था। हम दोनों शादी करना चाहते थे। मेरे पापा यानी तुम्हारे नाना हमारी शादी के खिलाफ थे। मैंने मम्मी पापा की परवाह किए बगैर पूरी वेडिंग प्लान कर ली। यहाँ से कुछ दूरी पर होटल प्लाजा है जहाँ मेरी बारात आ रही थी, लेकिन मेरे पापा ने पूरी बारात की हत्या करवा दी। पापा कमिश्नर थे। उन्होंने इसे एक सड़क दुर्घटना बताकर मामले पर पर्दा डाल दिया। मैंने आत्महत्या कर ली। तभी अर्पित और स्नेहा के नाना नानी वहाँ आ जाते हैं। बच्चों, इतनी रात में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें सब पता चल गया है नाना। मुझे माफ कर देना बच्चों। मैं अपने आत्मसम्मान के कारण पागल हो गया था। मैंने अपनी बेटी को खो दिया। आज भी जंगल में लोगों को लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। अक्सर लोग उस रोड पर भूतों की बारात को गुजरते देखते हैं।